हेलो फ्रेंड्स, पीएसयू एक्सपर्ट में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। एक बार हम फिर से नया वीडियो लेके आए हैं। इस बार जो नया वीडियो लाए हैं वो हम पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 पे लेके आए हैं। ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए हेल्पफुल है जो डिफरेंट पीएसयू के एचआर एग्जीक्यूटिव की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी के ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जो हमारी वेबसाइट है www.psuexpert.com। आपने अब अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, वरना आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे। मैं ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम फुरकान है। मैंने डिफरेंट पीएसयूज़ के रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करे हैं। मैं एचआरएम में जेआरएफ क्वालिफाई हूँ। 2018 में मैंने इसको क्वालिफाई करा था। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अब बात करते हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। तो हम इसके जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है मैं उसके बारे में बात करूंगा। ये एक्ट कब एप्लीकेबल होगा किसी भी एस्टेब्लिशमेंट पे? जब 20 और मोर एम्प्लॉय आर एम्प्लॉयड इन दी एस्टेब्लिशमेंट, सो ये एक्ट लागू होगा। तो इसको हमें मेमोराइज कर लीजिए आप। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि कब ये एक्ट अप्लाई होगा। तो अगर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट 20 और मोर एम्प्लॉय हैं तो उस पर ये एक्ट लागू होगा। बात होती है एलोकेबल सरप्लस। तो एलोकेबल सरप्लस किसे बोला जाता है? 60% ऑफ द अवेलेबल सर्विस सरप्लस इन द अकाउंटिंग ईयर इन बैंकिंग केसेस, और 60% ऑफ सच अवेलेबल सरप्लस इन अदर केसेस। 67 बैंकिंग के केस में बात करता है, 60% आपका अदर केसेस में बात करता है। तो इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है, बैंकिंग में कितना है सर अवेलेबल सरप्लस और अदर केस में क्या है। तो इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, कैसे ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें बात करता है कि अगर बैंकिंग के केस की बात कर रहा है तो वो जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया है अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे। अगर अदर केसेस में बात कर रहा है तो सेकेंड शेड्यूल को में जो भी कंडीशन दी है वो अप्लाई होंगे। अब आते हैं कि एलिजिबिलिटी फॉर बोनस, कब एक इंडिविजुअल बोनस के लिए एलिजिबल होगा। तो उसने अगर 30 दिन या 30 से ज़्यादा दिन किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में काम करा है तो वो बोनस के लिए एलिजिबल है। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बोनस, अगर वो बोनस के लिए डिस्क्वालीफाई कब होगा? या तो वो किसी ऐसे फ्रॉड केस में इन्वॉल्व है, या कोई उसका बिहेवियर जो उससे कंपनी को जो भी है ना प्रॉब्लम हुई है, राइटियस या वायलेंट बिहेवियर है, या उसके ऊपर कोई चोरी का इल्ज़ाम है या कोई और अदर, तो वो डिस्क्वालीफाई होगा बोनस के लिए। पेमेंट ऑफ मिनिमम बोनस, तो यहाँ पे कोई सवाल आता है कि मिनिमम बोनस कितना होगा। तो याद रखिएगा मिनिमम 8.3% ऑफ सैलरी और 100 रुपीज़। इसमें से जो भी ज़्यादा होगा वो पे होगा, या तो 8.33% ऑफ सैलरी का मिनिमम बोनस पे होगा या 100 रुपीज़। इसमें जो भी आएगा वो उसको पे करा जाएगा। अब आता है कि पेमेंट ऑफ मैक्सिमम बोनस, कि कितना बोनस सबसे ज़्यादा हो, तो वो है बात करता है 20% की। तो ये कुछ सवाल हमेशा आता है मिनिमम बोनस और मैक्सिमम बोनस का, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। मिनिमम में 8.3% ऑफ सैलरी, मैक्सिमम 20%। अब बात आती है कि कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग डेज को कैसे कैलकुलेट करा जाएगा। तो उसमें ये कहा गया है कि कुछ सिचुएशन दी है। अगर कोई एम्प्लॉय ले ऑफ होता है उसका एज पर दी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, तो वो टाइम पीरियड को कैलकुलेट होगा। अगर वो लीव पर है या लीव विद सैलरी, उसमें बात करेंगे लीव पर है तो वो भी टाइम पीरियड कैलकुलेट होगा। या किसी भी अदर रीजन लाइक उसको डिसेबलमेंट हुआ है टेम्परेरी, तो उसको उस टाइम पीरियड को कैलकुलेट होगा। या कोई मैटरनिटी लीव पर है तो वो टाइम पीरियड कैलकुलेट होगा। तो इसमें ये बात करेंगे कि कैसे नंबर ऑफ वर्किंग डे कैलकुलेट करा जाएगा। तो उसमें ये कहा गया है कि बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस कंडीशन, अगर वो है ना अपने जॉब पर नहीं है तो उसको नंबर ऑफ वर्किंग डेज में नहीं कैलकुलेट कराया, पर ये सर्कमस्टांसेस जो है वो नंबर ऑफ वर्किंग डेज में कैलकुलेट करी जाएंगी। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सेट ऑन एंड सेट ऑफ एलोकेबल सरप्लस। ये कंसेप्ट हमेशा पूछा जाता है कि सेट ऑन और सेट ऑफ क्या है। तो सेट ऑन को मैं आपको बता दूं, सेट ऑन में ये बात करेगी अगर कोई भी फॉर एग्जांपल कि इस ईयर में
कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और वो मैक्सिमम बोनस भी पे कर दे, तो उसके बाद भी उनके पास एलोकेबल सरप्लस है, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए उसको ट्रांसफर कर देंगे उसमें। और इसी में फिर दूसरा कंसेप्ट आता है सेट ऑफ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि लास्ट ईयर उसको लॉस हुआ और इस ईयर एलोकेबल सरप्लस ज़्यादा है, तो फिर वो लास्ट ईयर से कंपनसेट करेगा, तो इस कंसेप्ट को हम सेट ऑन एंड सेट ऑफ बोलते हैं। फिर आता है कि टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस, कितना टाइम लिमिट है, तो इसमें 2-3 कंडीशन दी हुई हैं, वो मैं आपको बता दूं। पहली कंडीशन ये दी है कि विद इन 8 मंथ में उसको पे करना होगा फ्रॉम द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। एक पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये कहता है कि ना अगर कोई डिस्प्यूट थी रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ बोनस और वो सेटल होती है, तो विद इन अ मंथ एम्प्लॉयर को बोनस पे करना होगा। एक दूसरी कंडीशन ये है। तीसरी कंडीशन ये उसमें ये कह रहा है कि कितना एक्सटेंड कर सकता है बोनस को पे करने में, तो नॉट इन एनी केस एक्सीड 2 ईयर, 2 साल से ज्यादा नहीं जा सकता है। तो ये 3 कंडीशन है, इस पे हमेशा सवाल आता है पीएसयू के अंदर, एएलसी के एग्जाम में या आपका यूजीसी नेट का है। तो इन तीनों कंडीशन को आप अच्छी तरीके मेमोराइज कर लें, इस पे से सवाल जरूर आएगा। एक किसी भी कंडीशन पे पूछ लिया है कि मैक्सिमम कितना एक्सटेंड कर सकता है, टाइम पीरियड कितना है जिसमें पे करना होगा, अगर से डिस्प्यूट है तो कितने दिन के अंदर पे करना होगा। डिस्प्यूट से रिगार्डिंग हमेशा सवाल पूछता है इससे रिलेटेड। अब एक क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। अब तक जो मैंने बात करी वो इम्पोर्टेंट प्रोविजन थे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के, तो एक क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं हम कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें जो हमें हमेशा याद रखनी है। तो पहली बात करता है एप्लीकेशन, 20 और मोर वर्कमैन की बात कर रहा है। एम्प्लॉय एंटाइटल कितने कब एम्प्लॉय एंटाइटल होगा, 30 डेज की बात करता है। मिनिमम बोनस कितना है, 8.33% ऑफ सैलरी और 100 रुपीज़। मैक्सिमम बोनस 20%। फिर उसमें सेट ऑन एंड सेट ऑफ का कंसेप्ट की बात करी है, क्योंकि इस पे सवाल ये आ जाता है कभी कि सेट ऑन एंड सेट ऑफ का कंसेप्ट किस एक्ट के अंदर दिया हुआ है। तो जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि है ना किस एक्ट में दिया हुआ है, वो सोचते हैं कि शायद पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में दिया होगा या मिनिमम वेजेस एक्ट में, तो इस तरीके डिफरेंट ऑप्शन दे दें तो उस टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखिए सेट ऑन एंड सेट ऑफ का कंसेप्ट जो है आपका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में दिया है। और फिर जो बात कर रहा है कि है ना, हाँ, मोड एंड टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस, तो उसमें बात करी उसने विद इन 8 मंथ और विद इन 1 मंथ अगर कोई डिस्प्यूट सेटल होती है और एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड होता है ये है। और अगर कोई भी डिस्प्यूट है रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, वो सारी डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर जाएगी। और इस पे भी हमें याद रखना होगा कि डिस्प्यूट किस एक्ट के तहत जाएगी, किस लेबर कोड में जाएगी। तो ये याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कहना है किस एक्ट के अंदर जाएगी लेबर कोड के, तो आप याद रखिए कि वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पेशेंस। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है तो आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। हम ये सीरीज़ लगातार लाएंगे जो आपको अलग अलग एग्ज़ाम में मदद करेगा। हमारे डिटेल्स नोट भी प्रोवाइड करते हैं हम, इसलिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.psuexpert.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग पेशेंस।